हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे Redmi Note 9S का ये एक फ़ोन है जो कि बिल्कुल भी इसका जो बोर्ड है स्क्रैप कंडीशन में है। यानी कि इस बोर्ड के अंदर काफ़ी पूरा आईसी, जितना भी आईसी सब पे काम हुआ है। एक पावर आईसी इसके अंदर नहीं है, ये वाली है, लेकिन पूरी तरीके से रिवॉल्वर हुई है 2-3 बार। और इधर नेटवर्क सेक्शन में भी पूरा काम हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड भी देखो आप, ये Redmi Note 9S है। इधर भी हीटिंग लगी हुई है, ये आईसी रिवॉल्व है, यहाँ सील्ड कट किया गया है। तो ये बोर्ड जो है क्या कंडीशन में है हमें ये देखना है सबसे पहले। तो इसे हम निकाल लेते हैं और देखते हैं ये फ़ोन जो है स्क्रैप कंडीशन से रिपेयर हो पाता है नहीं हो पाता है। जो भी रिपेयर करेंगे हम आपके सामने करेंगे। माइक्रोस्कोप पर चलते हैं हम। यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इसका ये बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर हम चेक करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट सबसे पहले, बजर रेंज हम केवल चेक करेंगे पहले, जिससे हमें पता चले कि कहीं पे पी शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है बैटरी के, और ये बैटरी की पॉजिटिव टीपी यहाँ पे है। ठीक है, ये टीपी है। अब दूसरी चीज़ हम चेक करने वाले हैं वीपीएच पावर की जो ट्रैक लाइन है। ये देखो, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं वीपीएच पावर के अंदर, तो हमें कैसे पता चलेगा वीपीएच पावर कहाँ पे है। तो ये जो कॉइल होता है इसी से कनेक्टेड होता है वीपीएच पावर। आप देख सकते हो यहाँ पे लग रहा है ऐसा वीपीएच शॉर्ट है। और ये आईसी के बबल्स जो हैं इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं। और एक बार यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई बोर्ड जो है, बोर्ड हल्का सा भी फूला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पावर जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से पहले हम चेक करेंगे बोर्ड हमारा अगर खुला हुआ होगा तो फिर वो नहीं बनेगा। चलिए इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। बोर्ड वैसे फुला हुआ फ़िलहाल अभी तो नहीं दिख रहा है। इसको इस तरीके से चेक करना चाहिए। बोर्ड यहाँ पे अगर पंप होगा, उठा हुआ होगा, तो वो बोर्ड रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है दिक्कत आ चुकी है। लेकिन फ़िलहाल अभी हल्की हल्की बहुत थोड़ी थोड़ी फुली हुई दिख रही है, लेकिन वो फूला नहीं कहेंगे उसको। तो चेक कर लेते हैं हम इसको, आईसी को ये क्लीन करके पूरा। इसको पैड क्लीन नहीं है तो इसकी वजह से बीपीएच में शॉर्टिंग शो कर रहा होगा। तो इसको हमने क्लीन कर लिया। ठीक है, क्लीन हो गया है। अभी एक यहाँ पे हमें चेक करना है, ये बोर्ड वाकई में वाटर डैमेज है पूरी तरीके से। बूट कैपेसिटर के ऊपर देखो पूरा शोल्डर जो है रिमूव हो चुका है। वीपीएच की कॉइल है ये, और ये प्रोटेक्शन डायोड है। वीपीएच की कॉइल, प्रोटेक्शन डायोड, बूट कैपेसिटर, और यहाँ पे वीपीएच पावर होगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं वीपीएच पे अभी बीप है या नहीं है। वीपीएच लाइन पे बजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। वीपीएच लाइन पे बजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा वीपीएच लाइन अभी फ़िलहाल में शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर लिया। अभी वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग हटाने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो एक लाइट की कॉइल है, यहाँ पे लाइट की कॉइल है, और ये एक आईसी है PM6150L। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे टारगेट यही होगा कि हम वीपीएच की शॉर्टिंग को रिमूव करें, क्योंकि यहाँ पे देखो वीपीएच में शॉर्ट है। तो एक बार हम बोर्ड को फिजिकली देखते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को एक बार क्लीन कर लेंगे अभी। तो ये वीपीएच एक्चुअल में कहाँ पे शॉर्ट है, ये एग्जैक्ट आपको पता करना होगा। ये बोर्ड काफ़ी स्क्रैप है, आप देख सकते हो बहुत सारा इसके अंदर काम हो चुका है, और हल्की सी भी कहीं पे टच हो रही होगी तो ग्राउंड हो सकता है उससे भी। तो हम पूरा एक बार इसको वेरीफाई करेंगे, इसको कोशिश करते हैं पूरा
रिपेयर करने का, कैसे भी करके इसको रिपेयर करने का हम एक कोशिश करते हैं और देखते हैं रिपेयर होता है या नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें इस बोर्ड को पूरी तरीके से, देखो इसमें हीट लग चुकी है, इसमें देखो यहाँ पे कॉइल पे ऊपर हल्की हल्की बबल आ चुकी है इसके ऊपर, ये आईसी के हीट लगने से हुई है। इन आईसीयों पर भी हीट लग चुकी है CBMMC के ऊपर। तो वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको इस तरह के बोर्ड रिपेयर करना भी सिखाया जाएगा। जो स्क्रैप कंडीशन में होगा उसको किस तरीके से ट्रेस करके स्क्रैप कंडीशन से उसे जो है वर्किंग कंडीशन में आप ला सकते हो। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका पेयर सही हो। उसका पेयर अगर सही होगा तो आप बहुत ही ईजिली उस फ़ोन को जो है ट्रेस करके जो है उसको रिपेयर कर पाएंगे। अगर उसके पेयर में प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसके लिए प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप अगर उसकी MMC चेंज पॉसिबल वेबसाइट के माध्यम से वीडियो कोर्स परचेज करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है www.mobilelab.com। इस तरीके से आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आप स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करके आप अपने कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन वाली वीडियोस को देखकर आप वीडियोस को कैसे परचेज करना है वो चीज़ आप देख सकते हो। स्टार्ट कोर्स पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगी। सबसे ऊपर का 1 मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए है, थर्ड वाली 6 मंथ के लिए और लास्ट में 400 डेज़ के लिए। सबकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है। 1 मंथ के लिए 2000 है, 3 मंथ के लिए 3000, 6 मंथ के लिए 4500 और 400 डेज़ के लिए 6000। तो इस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए 30% का डिस्काउंट है 6000 के ऊपर, बाकी सब पे सेम है। तो जिन्हें भी कोर्स परचेज करना है, यहाँ पर जो भी टाइप का चाहिए उनको जितने भी ड्यूरेशन का चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके उसी कोर्स को जो है बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑल कोर्स ऑप्शन के अंदर जब आप एंटर करोगे तब भी हमारा यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को, अपने मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को रजिस्टर करना है और आईडी जो आप क्रिएट करोगे यहाँ पे राइट करना है उसे, और उसके बाद साइन इन बटन पे प्रेस करना है। आपकी आईडी बन जाएगी तो डायरेक्ट आप जो है लॉगिन हो जाओगे, या फिर अगर लॉगिन नहीं होते तो यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हो आप। लॉगिन होने के बाद आपको कोर्स करना है। तो याद रहे 1 मंथ में आप इंटर करोगे तो 1 मंथ वाला ही मिलेगा आपको केवल, 3 मंथ में इंटर करोगे तो 3 मंथ वाला ही ऑप्शन दिखेगा, तो जिसमें आप करोगे दिखेगा। बाकी यहाँ पे इंट्रो वीडियो आप जो दिख रहा है इस वीडियो को देख के समझ सकते हो किस तरीके से ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और हमारी टीम द्वारा आपको कॉल किया जाएगा या फिर आपको व्हाट्सअप मैसेज किया जाएगा, जिसके थ्रू पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद आप जो है एक्सेस आपको मिल पाएगा। तो जो भी कोर्स के अंदर आपको एंटर करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर लो। सबके अंदर सेम कंटेंट है, कोई भी चेंज नहीं है, और बस ड्यूरेशन का चेंज है और उसकी फ़ी जो है यहाँ पे चेंज है। इसके अंदर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सर्किट मिलेगा, यानी कंप्लीट स्कीमेटिक समझाया जाएगा। टोटल आईसीयू की बूट सीक्वेंस बताई जाएगी। हर एक सेक्शन, मोबाइल के अंदर जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी सेक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा डीप लेवल में। बेसिक भी है इसके अंदर, कंपोनेंट लेवल के भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। जिनको ज़रूरत होगी वो कंपोनेंट लेवल भी देख सकते हैं, जिनको एडवांस केवल देखना है वो एडवांस भी देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिक टू एडवांस टोटल A to Z टोटल आपको एक पूरे पैटर्न में कोर्स को बनाया गया है, जिसके थ्रू आप आसानी से सीख सकते हो। इसमें UFI की भी वीडियोस दी गई हैं, MMC चेंज प्रोसेस भी इसमें बताया गया है। बाकी धीरे धीरे इसके अंदर UFS के भी वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे आने वाले टाइमों के अंदर। अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है eMMC और हार्डवेयर का कंप्लीट मिलेगा। ये अपडेट आपको धीरे धीरे इसके अंदर शो होगा। यहाँ पे आपको एक अपडेट, व्यू अपडेट पेज दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो आप। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू अपडेट रिलीज़ डेट के साथ आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे MT6360, MT6365, MT6315 बूट सीक्वेंस डेट 14/5/23 को अपडेट आया है। ये यहाँ पे अपडेट आता जाएगा और उस अपडेट को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करके अपने कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधे 400 डेज़ का परचेज करो, आप पहले 1 मंथ का परचेज करो, आपका 2000 ही लगेगा 1 मंथ के लिए। आप कोर्स को देखो, डीप में देखो, अंदर जाओ, एंट्री करो। कोर्स को जब देखोगे आप तो समझ में आएगा इसके अंदर कितना कंटेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आप शायद नहीं जानते हो।
तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इतने कम प्राइस में मिल रहा है जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप पहले 1 मंथ परचेज कर लो। अगर नहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या पता मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, तो आपको ऐसा करके 1 मंथ आप देखो, गारंटी है कि आपको काफ़ी कुछ समझने को आएगा। आप मजबूर हो जाओगे, आप 400 डेज़ का ही परचेज करोगे सीधे। आप एक बार 1 मंथ का परचेज करके देखो, आप सीधा उसके बाद 400 डेज़ का ही परचेज करोगे, ये तो कंफर्म है। तो आप जो है इसके अंदर एंट्री करो पहले 1 मंथ में ही। जैसे आप 1 मंथ का परचेज करोगे 2000 में, आप मेरे स्टूडेंट हो जाओगे। फिर आप जब 400 डेज़ का परचेज करोगे, तो जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको 30% का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। तो 1 मंथ के बाद सेकेंड मंथ में जो है, आप जब इस 400 डेज़ को परचेज करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको 4200 देना पड़ेगा। 6000 के ऊपर ये डिस्काउंट होगा, तो 4200 आपको देना पड़ेगा, 4200 रुपये। और 4200 वो हो गए, और 2000 आपने फर्स्ट मंथ में दिया था, तो आपके 6000 वही रेट पड़ेंगे, लगभग 200 रुपये ऊपर। तो इस तरीके से आपका जो है उतने ही पैसे में आप उसको ट्रायल भी कर पाओगे, और इस तरीके से आप उसको परचेज भी कर पाओगे। तो इस तरीके से आप वेबसाइट को जो है ज्वाइन कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर दिक्कत होता है तो यहाँ पे आपको जो है इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है कैसे ऑर्डर लगाना है इस चीज़ को आप देख सकते हो। है तो वो एमएमसी चेंज पॉसिबल होगी तो आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर एमएमसी चेंज पॉसिबल नहीं है उस फ़ोन का, और उसके अंदर एमएमसी या फिर सीपीयू में से कोई एक डैमेज हो चुका है, तो वो चीज़ें आपकी रिपेयर नहीं हो पाएंगी अगर पॉसिबल नहीं है तो एमएमसी चेंज। लेकिन अगर हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरीके का, तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से या स्क्रीन पर दे रहे नंबर से कांटेक्ट करके अपनी सीट की बुकिंग कर सकते हो। न्यू बैच की सीट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो वीडियो कोर्स के माध्यम से सीखना, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर अपने कोर्स, अपने अकॉर्डिंग, जो आपके अकॉर्डिंग जो कोर्स होगा उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको टोटल क्लासेस जो हैं, थ्योरी क्लासेस, और धीरे धीरे आपको उसमें अपडेट आते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के भी। तो उस वेबसाइट पर आप जाके उसे परचेज कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.mobilelap mobilelap.com। नाम डिस्क्रिप्शन में भी होगा और स्क्रीन पर भी लिख रहा होगा वेबसाइट का नाम। वहाँ से जाके आप वेबसाइट से भी वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए इसको हम जो है पहले सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं दिखा जो शॉर्ट है, तो पहले हम इसको सबसे पहले पूरी तरीके से इसको हम वॉश करेंगे। बोर्ड की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी तो फ़ोन का फॉल्ट आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे है। तो इस तरीके से जितने भी डस्ट थे लगभग हम क्लीन कर लिए हैं। काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। इसे और भी अच्छे से क्लीन किया जा सकता है, लेकिन अभी जो इतना हो गया ये काफ़ी है इतना रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अभी ये स्क्रैप बोर्ड ही है। तो ठीक है, एक बार इसको हम हॉट एयर गन से हल्का सा ड्राई कर लेते हैं।
अब हम इसकी VPH की शॉर्टिंग को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे VPH में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। हम यहाँ पे पहले लाइट की कॉइल को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो लाइट की कॉइल दिख रही है, क्योंकि अगर लाइट कॉइल को रिमूव नहीं किया गया तो वो लाइट कॉइल ख़राब हो जाता है। तो लाइट कॉइल को हम कहीं साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर हम VPH की कॉइल को भी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे VPH की कॉइल भी रिमूव हो चुकी है, उसे भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम हल्का सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और देखते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग किस साइड है। इधर साइड नहीं है, इधर साइड है। तो ठीक है, हम जो है अब रोज़ीन अप्लाई करेंगे। रोज़ीन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और रोज़ीन को हम पूरे बोर्ड में जो है फ्लो कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पावर इंजेक्ट करेंगे। हल्का बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम रोज़ीन इसमें अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले हम VPH की शॉर्टिंग को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पावर ICयों की तरफ इसमें रोज़ीन जो है अप्लाई कर दिया। ऑडियो सेक्शन पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे 4G RF का जो सील्ड है ये पूरा पैक है, तो इधर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी अब जो हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो DC मशीन की मदद से जो है हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करने वाले हैं। तो DC से हम जो है इसमें 5 वोल्ट 5 एम्पियर जो है सेट कर लेते हैं। DC से हमने 5 वोल्ट 5 एम्पियर सेट कर लिया है और अब हम इसको रेडी कर लेते हैं और इस वोल्टेज को हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। आ जाइए बोर्ड के ऊपर। तो ग्राउंड वायर को हम कहीं पे ग्राउंड पे सोल्ड कर सकते हैं या फिर ये सोल्ड ना भी करो तो भी चलेगा। चलो इसको हम जो है केवल टच करेंगे। तो इसे हम ग्राउंड पे यहाँ पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे हमें टच करना है एक ट्वीज़र की मदद से। तो एक हमारी थोड़ी आप यहाँ पे ओल्ड ट्वीज़र यूज़ करना, क्योंकि आप अपनी वर्किंग बेस्ट वाली जो ट्वीज़र होगी आपकी, अगर वो यूज़ करोगे तो उस ट्वीज़र का जो निडल है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो डैमेज ट्वीज़र होगी उसी का आप वहाँ पे यूज़ करना, नहीं तो आपकी ट्वीज़र की जो नीडल है वो डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको टच कर लेते हैं, चलिए इस मेटल पॉइंट पर, और जहाँ पे शॉर्टिंग है वहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए DC में करंट जो है पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है और हीटिंग हमें कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे हीटिंग हमें यहाँ RF के पास हल्की सी हुई है, नहीं हुई है।
तो हीटिंग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखा है। चलो कोई बात नहीं है। बैक साइड में भी नहीं हुई है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आईसी हीट नहीं हो रही है, तो हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज को यहाँ पे 6 वोल्ट कर लेंगे। वोल्टेज को 1 वोल्ट हम बढ़ा देंगे, 6 वोल्ट कर लेंगे और फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलो यहाँ पे कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे देखो हल्की हल्की यहाँ पे मेल्ट दिख रही है, ये मेल्टिंग है। तो इसलिए हम इसको जो है 4G मेन आरएफ को पहले रिमूव करेंगे। यहाँ मेन आरएफ के पास हल्की हल्की जो है मेल्टिंग नज़र आ रही है। मेन आरएफ को रिमूव करेंगे और इस पावर आईसी को रिमूव करेंगे, उसके बाद वोल्टेज को हम और बढ़ा सकते हैं। तो मेन आरएफ पे डाउट जा रहा है क्योंकि हल्की सी मेल्टिंग वहाँ पे नज़र आ रही है। तो 2G आरएफ को भी हम निकाल लिए हैं। और एक बार शॉर्टिंग चेक करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग अभी भी रिमूव नहीं हुई है। तो आरएफ के अंदर हीटिंग हो रही थी लेकिन आरएफ ख़राब नहीं था। शॉर्टिंग अभी भी रिमूव नहीं हुई है, तो शॉर्टिंग तो हमें निकालना ही है कैसे भी करके इसका। तो चलिए इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम लगाएंगे इसमें। आरएफ को हमने हटा लिया और ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये कैपेसिटर भी कई बार ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और हीट नहीं हो पाते, तो इन कैपेसिटर को भी आप रिमूव करके इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम जो है अब हम इसके इस पावर आईसी को रिमूव करेंगे। ये जो पावर आईसी दिख रही है इसको हम रिमूव करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब इसकी वोल्ट्स में और अधिक वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो कोई आईसी डैमेज ना हो और कोई बक वोल्टेज बन के सीपीयू को ना मिल सके, इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। तो इस तरह से सीपीयू की कनेक्शन जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा डिसोल्डर यूज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं।
पर भी था। चलिए अब देखते हैं हमारा यहाँ पे सॉर्टिंग जो है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। अब ये सॉर्टिंग इस पावर आईसी को निकालने से रिमूव हुई है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इस कंपोनेंट, यहाँ पर भी हमने बहुत ही ज़्यादा ब्रेक पाया था जिससे ये रिमूव हुई है। तो यहाँ पे फाइनली जो है ये कंपोनेंट यहाँ पे हमें मिल चुका है। और इस कंपोनेंट को अगर हम चेक करते हैं तो ये शॉर्ट है या नहीं। नहीं, ये कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं है। नहीं है, इसमें आईसी से दिक्कत थी, तो आईसी को हमने यहाँ पे रिमूव किया तो शॉर्टिंग हट गई। इस वाले आईसी से शॉर्टिंग थी। तो यहाँ पे हम 6125 का 6150 6150L आईसी यहाँ पे लगाएंगे और 6150 यहाँ पे लगाएंगे। कॉइलों को लगा देते हैं और उसके बाद बोर्ड को एक बार हम फिर से क्लीन करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे शॉर्टिंग जो है रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये आईसी रिमूव करने से शॉर्टिंग हटी है। दोनों पावर आईसीयों को रिमूव करके जो है हमने सोचा कि अब इसमें और ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, लेकिन ये पहले ही सही हो गया। ठीक है, अब हम इसको डायोड वैल्यू पे सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को, और एक बार रिवर्स बायस की डायोड वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं सही है नहीं है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस में 4 समथिंग और फॉरवर्ड बायस में गुड OL आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। चलिए सबसे पहले हम दोनों कॉइलों को इसके अंदर लगा लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम VPH की कॉइल को इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमें VPH सप्लाई सबसे पहले बनानी होती है। और यहाँ पे बूट कैपेसिटर भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रस्टी है, उसके ऊपर डस्ट है, तो हम उसको बाद में चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंफर्म कर ले कॉइल कनेक्टिविटी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो ये कॉइल इस कंपोनेंट से यहाँ पे ये कॉइल बूट कैपेसिटर से ठीक है कनेक्टेड हो चुकी है। लाइट कॉइल भी डाल देते हैं और दोनों आईसीयों को हम बारी बारी से इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब हम एक बार बोर्ड को पूरी तरीके से फिर से क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड ठंडा हो जाए, उसके बाद हम दोनों आईसीयों को लगाएंगे और फिर दोनों आईसीयों को लगाने के बाद हम देखेंगे सारी वोल्टेज हमारी कैसी है, बन रही है नहीं बन रही है। तो बोर्ड को हल्का सा हम ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा गर्म है ये। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट के माध्यम से वीडियो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, जो कि आपको www.mobilelab.com के वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर वेबसाइट का नाम लिख रहा होगा। वहाँ से आप उस नाम को टाइप करके गूगल पर हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं और कोर्स डिटेल देख सकते हैं, जहाँ पे पूरा एडवांस लेवल में, बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा सिलेबस आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे इंट्रो वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसमें पढ़ाया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा धुल लेते हैं, ये हल्का ठंडा हो चुका है।
अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पीएम से जो है सेकंड पीएम के अंदर फॉल्ट इन जा रहा है नहीं जा रहा। फॉल्ट इन सप्लाई 1.8 वोल्ट के समथिंग होती है, चार्जर लगाने पे बनती है वो वोल्टेज। और वीपीएच पावर कितना बन रहा है, दो सप्लाइयाँ हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो इसको हम बोर्ड पर लगाएंगे, फ्रेम पर। केवल हम पहले बैटरी लगा लेते हैं और चेक करते हैं वीपीएच पावर बन रही है नहीं बन रही है। ओनली बैटरी, केवल बैटरी से वीपीएच पावर बन रही है नहीं बन रही है। तो बन रही है 3.5 वोल्ट। और अगर हम इसका चार्जिंग केबल भी इसमें प्लग इन कर दें तो देखते हैं इसमें जो है वीपीएच पावर में कोई चेंज आता है नहीं आता है। और इसकी जो है बूट कैप पे कितनी वोल्टेज बन पाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल बूट कैपेसिटर आपको ये छोटा वाला है, एक साइड 3.5 है, दूसरे साइड 3.1 है। तो इसके ऊपर जो है हम यहाँ से लगा देते हैं केबल। चार्जिंग का केबल यहाँ पे हमने प्लग इन कर लिया है और कोई भी करंट कंज्यूम नहीं होगा अभी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमें 8 वोल्ट बन रहा है क्या, तो आई थिंक ये बन रहा है। यहाँ पे 8 वोल्ट तो अभी फ़िलहाल नहीं, 3 वोल्ट है, 3.5 है। एक बार हम चार्जर फिर से निकालेंगे, बैटरी रिमूव करेंगे, दोबारा से लगाएंगे, चार्जर भी लगाएंगे। और यहाँ पे बहुत सावधानी से चेक करना है। देखिए 8.4 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, 08.4, यानी कि बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट हमें मिलने लगा। ठीक है, परफेक्ट हमारी आईसी लग चुकी है। अभी देख सकते हो आप इसके आउटपुट कॉइल्सों पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड पीएम हमारा एक्टिव नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि वीपीएच पावर सेकंड पीएम में एंट्री कर रहा है नहीं कर रहा है। वीपीएच पावर सेकंड पीएम में एंट्री कर रहा है यहाँ से कैपेसिटर पर। ठीक है, बाकी इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर पूरी एंट्री हो रही है नहीं प्रॉपर। ठीक है, हो रही है। अब हमें ये देखना है कि इसकी पावर गुड वाली लाइन जो है इसमें आ रही है नहीं आ रही है। फॉल्ट लाइन जो होता है, जो इस आईसी से बन के इस आईसी में जाती है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा सर्किट का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं बिट मैप की मदद से या फिर कोई और। ठीक है, स्कीमेटिक मिला हमें यहाँ पे, तो स्कीमेटिक हम ओपन कर लिए हैं इसका। और इसका जो आईसी का कोड है U1401 है, इसको कॉपी करेंगे, U1401 यहाँ पे पेस्ट करेंगे, U1401 और सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसका चार्जिंग का सेक्शन नज़र आएगा और फॉल्ट एन की लाइन हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ये। एक बार हम और सर्च करेंगे, ये विलेज 1 सेक्शन है इसका, ये विलेज 2 सेक्शन है इस आईसी का, ये इसका कंट्रोल सेक्शन है। यहीं पे हमें फॉल्ट एन दिखेगा। ये फॉल्ट एन की लाइन हमें यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पे FAULT_N। और ये फॉल्ट एन को हम जो है देखते हैं कोई कंपोनेंट मिले जहाँ पे चेक हो सके। तो यहाँ पे एक TP मिल रही है, TP3। इस TP3 को हम जो है चेक कर सकते हैं बोर्ड के अंदर, जो कि ये हमारी सेकंड पीएम जो L वाली आईसी है उसके अंदर जा रही है। तो ठीक है, TP3 यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, TP3, और सर्च कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे TP3 है जो आईसी के जस्ट नीचे है। तो हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे 1.8 वोल्टेज जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस TP के ऊपर हम चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज है या नहीं। तो एग्जैक्ट 1.8 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम सेकंड पीएम को लगा सकते हैं। फर्स्ट पीएम हमारा वर्किंग में है, पूरी तरीके से रेडी है। तो अब हम सेकंड पीएम को इसमें लगाएंगे और फिर दोबारा से पावर इंजेक्ट करके हम चेक करेंगे टोटल वोल्टेजेस बन रही है नहीं बन रही है। तो सेकंड पीएम को निकालने से हमारी शॉर्ट सर्किट हटी थी, इसलिए हम यहाँ पे न्यू सेकंड पीएम यूज़ करेंगे, जो कि हमारा 6150L होगा। 6150L हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक न्यू आईसी।
तो ये आईसी लगी है तो हल्की सी मुड़ी हुई है अपनी जगह पे पहले, लेकिन फिर हमने उसको उठा के सही जगह पे रख दिया। ऐसा हो सकता है कि शायद ये आईसी का एक आध बॉल जो है आपस में चिपक गया होगा, वो बात की बात है। पहले हम कंफर्म करते हैं, देखते हैं क्या है। वैसे तो ये सही लगी हुई लग रही है ऐसे, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बैक साइड में CPM-MC है, इस पर ऑलरेडी हमने बताया कि हीट लग चुका है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स इस तरीके के आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे शोल्डर्स के ऐसे और बबल दिख रहे हैं, तो वो हीट लगने से इनमें से आ जाती है बाहर। तो अभी हम थोड़ी देर में पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम इन पर भी आएंगे। अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ से ये फ़ोन ट्रिगर होता है एक्चुअल में। और ये इसकी LCD जैक प्रॉपर क्लीन है, ठीक है। और ठीक है, तो फिर हम इसको जो है थोड़ा सा और ठंडा हो जाने देते हैं। तो इसे लगभग ये ठंडा हो चुका है। चलिए हम फिर से इसको चेक करेंगे। बैटरी प्लस चार्जर दोनों लगाएंगे और चेक करेंगे इसके अंदर की वोल्टेजेस को, जो वोल्टेजेस बन रही है नहीं बन रही है। तो देखो ये वोल्टेज आई थिंक ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 0.10 का करंट लेके जो है कंज्यूम करके ड्रॉप हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हमें इस फर्स्ट PM के आउटपुट कॉइल्स पर चेक करना है। लो बन गई स्टेबल, क्या नहीं। यहाँ पे ये वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएशन में बनने लगी। यहाँ पर भी वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएशन में है, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएशन में है, यहाँ पर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है, मेमोरी सप्लाई है ये। और यहाँ पर भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में, लोअर LDO या फिर हायर LDO है ये, ठीक है। फ्लैक्चुएशन में है ये टोटल वोल्टेज। और ये जो फ्लैक्चुएशन ऐसा दिख रहा है, ये क्लॉक सेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1.2 फ्लैक्चुएशन में, ये भी फ्लैक्चुएशन में, यहाँ पर भी फ्लैक्चुएशन नहीं, ये ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है, ठीक है। 2 कॉइल पे ऑफ रहता है, 3 कॉइल पे ऑफ है। यहाँ पे 0.9 मेमोरी सप्लाई, ये 1 वोल्ट फ्लैक्चुएशन में, ये भी फ्लैक्चुएशन में, और इसका लोअर LDO पे फ्लैक्चुएशन में। ये DRAM है, नहीं लोअर LDO है ये, तो फ्लैक्चुएशन में। तो टोटल ये IC भी आउटपुट कर रही है, वो भी कर रही है, लेकिन फ्लैक्चुएशन में है। तो हमें इस क्रिस्टल को एक बार जो है चेक करना चाहिए चेंज करके, जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि हमारा जो है प्रॉब्लम शायद क्रिस्टल में हो, वाटर डैमेज यहाँ पे हो। तो इस क्रिस्टल के हम ऊपर हल्का सा एक पॉइंट भी नज़र आ रहा है मुझे, हम इसको चेंज करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस क्रिस्टल को भी हम एक बार चेंज कर लेते हैं। तो ये क्रिस्टल हमें कहाँ मिलेगा, कितने मेगाहर्ट्ज़ की है ये, तो इसके ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो हमें प्रॉपर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का ही लगा होता है वैसे तो। सिक्स 6150 के साथ में जो फ्रिक्वेंसी होती है 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का ही होता है। ठीक है, 84 दिख रहा है मुझे, ये 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, क्रिस्टल है। तो इसके लिए हमें Note 7 Pro या Note 7 Pro के अलावा Note 6 Pro इसकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रिस्टल जो है पहले हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्रिस्टल जो है अरेंज कर लेते हैं। तो Note 6 Pro की बोर्ड के अंदर ये मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हमें एक Redmi 10i का फ़ोन मिला हुआ है, इसके अंदर हम इस क्रिस्टल को जो है ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर Redmi 10 का है ये, Redmi Note 10, इसके अंदर यही IC होती है, तो क्रिस्टल भी सेम होगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ऐसे, उसके ऊपर की कोड अगर आपको सेम मिल जाए तो आप उसको लगा सकते हो। देखो ये एक बोर्ड है जिसमें यहाँ पे क्रिस्टल है, ये 38.4 जो है यही वाली है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। और इस क्रिस्टल को हमें बोर्ड के अंदर लगाना है, तो याद रहे इसको सीधा ही लगाना है जैसा इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 38.4 का एक क्रिस्टल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बार हम बोर्ड को ठंडा हो जाने देते हैं, फिर से वोल्टेज चेक करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वोल्टेज में वेरिएशन है या नहीं है, और सारी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है कि किस तरीके से एक्चुअल में काम करना चाहिए। फर्स्ट PM हमने चेंज किया, सेकंड उसका पावर बोर्ड चेक किया, फिर सेकंड PM लगाया, 1 टाइम में काम हुआ, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में एक क्रिस्टल चेंज किया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टल के बाद बेसबैंड क्लॉक, स्लिप क्लॉक और PS पावर ऑन रीसेट, ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है। उसके बाद हम CPU और MMC के ऊपर काम करेंगे। तो पहले हम पावर सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि शॉर्टिंग थी इसके अंदर, उसको भी पहले हमने रिमूव किया। तो पूरा स्टेप हम देख रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड ठंडा लगभग हो ही चुका है, तो इसको भी हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे अब जो है इसके अंदर चेंज आया है या फिर सेम कंडीशन है। तो बने रहिए वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि सही हो जाए यहाँ से वोल्टेज, अभी भी फ्लैक्चुएशन हो सकता है। तो ठीक है, पावर प्लग इन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम डिस्प्ले भी लगा लेते हैं, देखते हैं क्या पता डिस्प्ले भी आ जाए कुछ। तो डिस्प्ले पर तो शायद कुछ शो नहीं हो रहा है, और USB चार्जर में 010 का करंट लेके फ्लैक्चुएट हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है कुछ इस पर डिस्प्ले पे, ठीक है। कोई भी सिंबल वगैरह कुछ नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अब जो है हम इसके अंदर ये देखेंगे कि कौन सी वोल्टेज बनी नहीं बनी, और वोल्टेज बन रही है जो वो कैसा कंडीशन है उसका। तो वोल्टेज यहाँ पे अभी भी वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएशन में है, 0.6, 0.7, 0.8। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे फ्लैक्चुएशन है तो कोई बात नहीं है। 3.6 वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में जब रहता है तो क्या PC पर पोर्ट बनाएगा? ये नहीं बनाएगा। तो ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन CPU को हीट लगने से हो सकती है। तो सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं पावर ऑन रीसेट और बेसबैंड क्लॉक और स्लिप क्लॉक की रजिस्टर को, क्योंकि वाटर डैमेज है तो हो सकता है कि वो रजिस्टर भी डैमेज हो गई हो। तो चलिए हम स्कीमेटिक भी दिखाते हैं आपको। इसका स्कीमेटिक हम ओपन करेंगे, ये वाली IC है U1401, इसका स्कीमेटिक हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट है, हमने चेक किया था। अब हम चेक करेंगे इसका, फर्स्ट वाले PM पे हम चलेंगे, ठीक है। ये TP नहीं, हमें यहाँ पे लिखना है 1401 को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और ये आ गई IC। इसका हम चेक करेंगे रजिस्टर, स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक के सेक्शन में। तो ये वीरेगुलेटेड 2 सेक्शन है। यहाँ पे देखो एक्सटॉल इन आउट, ये क्रिस्टल कनेक्टिविटी हमने इसको चेंज कर लिया, और ये 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का था। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, ये हमारी स्लिप क्लॉक, इसको क्लिक किया तो ये पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, क्योंकि स्कीमेटिक में प्रॉब्लम है, इसलिए हम यहाँ पे जो है स्लिप क्लॉक लिखेंगे, स्लिप, और स्लिप लिख के सर्च करेंगे तो भी वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो स्लिप क्लॉक का कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कंपोनेंट से होकर जा रहा है, नहीं। एक टीपी दिखा मुझे यहाँ पे, टीपी 0, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टीपी 040402। तो ठीक है, इसको हम एक बार और सर्च करते हैं, देखते कोई कंपोनेंट मिल जाए। नहीं, कोई कंपोनेंट इसके बीच में नहीं है। टीपी 0402 ये टीपी है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, लिखते हैं टीपी 0402 और सर्च कर लेते हैं। तो ये हमें टीपी कहाँ पे दिखा, देखते हैं जूम करके, यहाँ पे ये टीपी 0402 जो है EMMC के नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टीपी है EMMC के नीचे, उसको हम देख सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये टीपी मिल गई है। ठीक है, तो ठीक है, वो टीपी तो हम अभी देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं बेसबैंड क्लॉक, ये वाली टीपी 0401 है। ये 0402 के बगल में 0401 होना चाहिए, देखते हैं। टीपी 0401 ये भी आसपास में ही है। तो दो टीपी यहीं पे है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये दोनों टीपी यहाँ पे दिख रही है। इन दोनों टीपीओ के ऊपर हम स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक चेक करेंगे और देखते हैं इसके लाइन में भी कोई कंपोनेंट है क्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं SDM_LN BB क्लॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे SDM_LN, आई थिंक LN BB क्लॉक है, BBCLK_1 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर्च कर लेते हैं, आ गया। ये बीच में एक कंपोनेंट है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है R1411। आई थिंक इसको जूम करके देख लेते क्या है ये R1411 को बोर्ड में देखेंगे। R1411 ये कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं बेसबैंड क्लॉक की लाइन में, ये वाली है, जस्ट वही है, पास में ही है टीपी के पास में, दोनों टीपीओ के पास में R1411 देख लेते हैं स्कीमेटिक के ऊपर, बोर्ड के ऊपर ये कंपोनेंट है कि नहीं। तो ये कंपोनेंट में जो है, बोर्ड को हम सीधा डायरेक्शन में ले लेते हैं और ये कंपोनेंट यहाँ पे एक कंपोनेंट दिख रहा है, एक टीपी यहाँ पर है, एक टीपी यहाँ पर है, दो टीपी दिख रही है आपको यहाँ पे, दो टीपी है और इसके बाद ये कंपोनेंट है। तो एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, ये दो टीपी है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंपोनेंट के प्लेस है, उसमें फर्स्ट वाली है, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही फर्स्ट वाली है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं ये कंटिन्यूटी दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि ये भी ओपन हो सकता है। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये लाइन भी सही है। तो दो टीपीओ पे हमें चेक करनी है, अभी हम DSO से चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अब पावर ऑन रीसेट की बारी है और PS होल्ड की बारी है, उन लाइनों को भी हम चेक करते हैं, उनमें भी कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट तो नहीं निकले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर ऑन रीसेट पे लिखा हुआ है SDM रेज इन आउट, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा SDM_रेज_इन_आउट, SDM रेज इन एन लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतने पे आ जाएगा ये। और इसमें हम देखते हैं ये कंपोनेंट है। ठीक है, इस कंपोनेंट से होता हुआ सीधा ये CPU के अंदर जा रहा है। तो ये कंपोनेंट है हमारा R0416 को हम लेआउट के अंदर सर्च कर लेते हैं, R0416, और ये कंपोनेंट यहाँ पे है R0416 CPU के जस्ट साइड में। तो देख लेते हैं ये भी कंपोनेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो आई थिंक ये भी कंपोनेंट अवेलेबल है, ये वाली कंपोनेंट है। कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये ओपन नहीं है। जस्ट उसके बाद हम PS होल्ड की लाइन में भी कंपोनेंट हो सकती है, उसे भी हम एक बार चेक करते हैं। जस्ट नीचे PS होल्ड दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं PS_होल्ड और सर्च कर लेते हैं। तो ये लाइन में कंपोनेंट शायद नहीं है यहाँ पे। तो R041 ये वाला कंपोनेंट का कॉपी कर लेते हैं और सीधे 401 को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, Ctrl+V। ये कंपोनेंट यहाँ पे है, बड़ी बड़ी दो टीपियाँ दिख रही हैं, उसके जस्ट नीचे है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें भी यहाँ पे दो बड़ी टीपी है और इसके जस्ट नीचे PS होल्ड की भी कंपोनेंट अवेलेबल यहाँ पे है। ओह, इस कंपोनेंट पे तो बीप साउंड नहीं है।
कंपोनेंट ओपन लग रहा है। 1 मिनट देखा जाए उसकी वैल्यू कितनी है। R0401 स्कीमेटिक के अंदर R04 1 किलो ओम का है, ठीक है। तो ये बीप नहीं देगा, 1 किलो ओम का है वो। तो हम बजर रेंज को ओम रेंज पर आ जाते हैं और इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट 1 की शो कर रहा है, 1 किलो ओम शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन सारी चीज़ों को जो है DSO से चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज जो फ्रिक्वेंसी जहाँ पे आनी चाहिए वो आ रही है नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर हम आगे काम कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्लॉक सेक्शन वगैरह एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा, और वोल्टेज तो बनी रही है। तो चलिए इसको हम जो है DSO के ऊपर शिफ्ट करते हैं। आपको यहाँ पे बोर्ड दिखेगा, जिसमें पहले हम जो है स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक चेक करेंगे। तो हम ऑटो बटन ट्रिगर कर देते हैं DSO का। ऑटो बटन के बाद ये इस तरह का कैलिब्रेट कर लेगा, फिर हम केबल को इसके निकाल कर लगा लेंगे मोबाइल के टेस्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। इसके वायर से हम चेक करते हैं। पहले हम चेक करेंगे स्लिप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक। तो यहाँ पे हमें जो है चार्जर प्लग इन करना है। चार्जर लगा के हम इसको इस पॉइंट पर चेक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्लिप क्लॉक 32.46 समथिंग बन रही है, दिखा दीजिए। हाँ, और वो फ्लैक्चुएट भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि सारी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है। और यहाँ पे बेसबैंड क्लॉक दिख रहा है। ऑटो बटन प्रेस करिए। $19.2 मेगाहर्ट्ज़ आपको दिख रहा है, वो भी फ्लैक्चुएट कर रहा है क्योंकि सारी वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा पावर सीक्वेंस लग रहा है सही हो चुका है और DSO का काम ख़त्म। अब जो है मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे। DSO को जो है हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। DSO का काम ख़त्म हो चुका है। हम मल्टीमीटर से ये चेक करेंगे पावर ऑन रीसेट पे कितनी वोल्टेज है और PS होल्ड पर कितनी वोल्टेज है। तो इसके लिए जो है हमें बोर्ड को फिर से रिमूव उल्टा करना पड़ेगा, और ये इसकी PS होल्ड की लाइन है। इसके ऊपर देखो कोई वोल्टेज नहीं है, नहीं है। पावर ऑन रीसेट के ऊपर वोल्टेज है, लेकिन वो भी फ्लैक्चुएशन में है, ठीक है। देखो आके जा रही है वो वोल्टेज। तो एक बार हम प्लग आउट करके दोबारा से प्लग इन करते हैं। देखो ये वोल्टेज आके जा रही है, 1.4567 ऐसा बन रहा है। तो ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में, अगर इसको हम जंपर कर दें इससे तो अभी सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, लेकिन फ़ोन तो ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें अब कहाँ पे काम करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने पूरी ट्रेसिंग कर ली है कंप्लीट। हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे हमें काम जो है पहले EMCP को और CPU को हम बारी बारी से निकाल के चेक करेंगे। तो जैसा कि कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, जो बबल्स यहाँ पे आए हुए थे उस कंडीशन में दोनों को हीट लगा हुआ था, जो शुरू में ही हमने बताया। बैक साइड में जो भी काम किया था पहले, जो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो अभी ये सक्सेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसमें हीट लगी हुई है। तो इसे हमें रिवॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसे हम रिवॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे जो है CPU eMMC दोनों रिवॉल्व हो चुका है और अब हम एक बार इसको फिर से चेक करेंगे और देखेंगे इसमें वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि IC निकालते लगाते समय, CPU निकालते समय, क्लीनिंग करते समय इसकी जो आउटपुट वोल्टेजेस बन रही थी वो बननी बंद हो गई हैं। ऐसा भी होता है कई बार, इसलिए मैं एक बार कंफर्म करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही थी वो अभी भी आ रही है नहीं आ रही है फ्लैक्चुएशन में। उसके बाद हम CPU को इसमें डालेंगे और जैसे CPU डालेंगे PC पर इसका पोर्ट बनेगा और वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। तो इसको हम जो है केबल से कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे देखो वोल्टेज अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ICयों के ऊपर वोल्टेज अभी भी हमें प्राप्त हो रही है और इसके बाद हम इसको अब चेक करेंगे CPU को लगाकर। तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, थोड़ी थोड़ी देर में वो वोल्टेज फ्लैक्चुएट भी करेगी क्योंकि वो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन का होता है विदाउट CPU और eMMC। तो अब हम इसको जो है लगा लेते हैं। पहले हम लगाएंगे CPU को और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज जो है स्टेबल होकर PC पर पोर्ट बना रहा नहीं बना रही है, क्योंकि इसका पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। जब ये पोर्ट बनाने लगेगा तो उसके बाद जो है हम इसकी eMCP को लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे eMMC को लगाएंगे तब जाके इसका फ़ोन जो है ऑन होना चाहिए, अगर अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा इसके अंदर तो बनी रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो इस तरह से CPU लग चुका है और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बोर्ड को ठंडा होने देंगे। PC पर इसका पोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है eMMC के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इसमें eMMC चिप को लगाएंगे। काम होने के बाद एक बार हम पावर ICयों को फिर से जो है क्लीन कर लेंगे और इसकी RFIC लगानी रह जाएगी। यहाँ पे हम RFIC को भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम एक बार PC के ऊपर चेक कर लेते हैं पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। पोर्ट चेक करने के लिए हमें इसको डिवाइस मैनेजर में चेक करना होगा और ये देखना होगा वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन तो नहीं है अभी। पहले ये भी हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन है या नहीं है।
देखिए पोर्ट चेक कर लेते हैं, साथ में ही वोल्टेज फ्लैक्चुएशन भी चेक हो जाएगी। तो डिवाइस मैनेजर में हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम केबल लगा के इसकी वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन जैसे थी वैसे हो गई, जैसे ही CPU को लगाया यहाँ पे वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन हो गई। तो यहाँ पे एक बार हम जो है इसे चेक करेंगे डिवाइस मैनेजर में। देखो आप, जब तक इसमें फ्लैक्चुएशन रहेगी डिवाइस मैनेजर के अंदर यहाँ पे कोई भी पोर्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में आपका क्या करना चाहिए, CPU को हमने रिवॉल्व कर दिया, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ गई। CPU लगाने के बाद पोर्ट बनना चाहिए, पोर्ट नहीं बन रहा है, वोल्टेज वेरिएशन में आ जा रही है। और इस CPU को एक बार हम हल्के से और जो है हीट करेंगे। बाकी स्लिप क्लॉक की रजिस्टर, बेसबैंड क्लॉक की रजिस्टर भी परफेक्ट है। ठीक है, इसको एक बार हम और हीट कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं। तो इसके वोल्टेज में जो फ्लैक्चुएशन थी वो अभी भी सेम टू सेम वैसी ही है जैसे पहले थी। तो यहाँ पे जो है CPU निकाल के हमने रिवॉल्व ज़रूर किया, लेकिन वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन वैसे की वैसी ही रह गई और ये PC पर पोर्ट नहीं बना पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आप MCP लगा भी दोगे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये CPU जो है वो पावर ऑन PS होल्ड आउट नहीं कर रहा है। हम आपको एक जंपर लगा के दिखाते हैं कि किस तरीके से वोल्टेज इसकी स्टेबल होनी चाहिए, वो जंपर से आपको पता चलेगा। एक जंपर यहाँ पे हम लगाएंगे जिससे ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, लेकिन वो ऑन नहीं होगा उससे, क्योंकि वो स्टेबल पावर IC CPU से होना चाहिए। पावर IC की वोल्टेज स्टेबल जो है
वो CPU की मदद से होना चाहिए, यानी CPU जब स्टेबल करेगा, वो अपना सिग्नल आउट करेगा, तभी CPU बाकी सिग्नल्स भी आउट करेगा और CPU ऑन हो पाएगा। देखो इस तरह से हम इसके ऊपर रजिस्टर लगाएंगे, जंपर लगाएंगे, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट सीरीज़ में लगे हुए हैं, जो कि एक PS होल्ड की लाइन में है और एक जो है पावर ऑन रीसेट की लाइन में है। तो ये हम एक छोटा सा टेम्पररी जंपर लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जंपर लगने के बाद जो है इसकी वोल्टेज किस तरीके से स्टेबल हो जाती है। अब देख सकते हैं ये हायर LDO किस तरह से स्टेबल हो गया है। हायर LDO की 2 वोल्ट की सप्लाई किस तरीके से स्टेबल हो गया है। पूरा वोल्टेज स्टेबल यहाँ पे दिख रहा है। अब दिख रहा है एक जंपर लगा देने से। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, CPU जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। CPU ऑन होता तो ये वोल्टेज को स्टेबल कर देता, लेकिन यहाँ पे हमें जंपर मारना पड़ रहा है। पावर ऑन रीसेट की वोल्टेज को PS होल्ड में देना पड़ रहा है, तब जाके ये वोल्टेज स्टेबल हो पा रही है। इससे आपकी सारी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगी, चाहे वो PM के ऊपर हो, चाहे वो सेकंड PM के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी IC के ऊपर। देखो यहाँ पे 1.3 हायर लोअर LDO स्टेबल है, यहाँ पे 1.1 DRAM स्टेबल है, यहाँ पे हमारा 1.1 स्टेबल है, यहाँ पे हमारा 1.1 स्टेबल है। ये हमारा 3 कॉइल पे वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल है, और यहाँ पे भी 1.8 और एक साइड 2 वोल्ट होगा, जो कि हमारा POV सप्लाई का कॉइल है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो है स्टेबल हमें मिलने लगा। इस तरीके से वोल्टेज में कोई भी फ्लैक्चुएशन हमारा यहाँ पे नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो CPU है वो हमारी CPU डैमेज हो गई है, या फिर अगर ये CPU डैमेज नहीं होती तो अब तक ये पोर्ट बनाता और ये हम CPU डालते ही फ़ोन ऑन हो जाती। सीधा सा ये प्रोसेस था। या फिर इसके अंदर CPU की कोई पैड जो है वो ओपन हो गई है। CPU को उठा के फिर से उसकी एक बॉल की पैड वैल्यू जो है, बोर्नियो के दिए गए जो बोर्ड पैड वैल्यू है, उससे इसको मैच करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई में कोई पैड ओपन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हो इजीली और उसे रिपेयर कर सकते हो। तो हमारा काम ये था कि इसको एक डेड ट्रेसिंग को कैसे किया जाता है टोटल वो दिखाना। तो हमने इसमें काम किया, सक्सेस हुआ ना सक्सेस हुआ इसे हम आपको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी यहाँ पे काम हुआ है, जो आप इससे कुछ चीज़ें सीखोगे आने वाले टाइम में। अगर ये CPU सही होता तो अभी हम इसी CPU पर इसके eMMC को ऑन कर देते हैं, लेकिन इसकी CPU लगने के बाद वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रही है, फ्लैक्चुएशन में आ जा रहा है, और जब PS होल्ड का पावर ऑन रीसेट से जंपर दे रहे हैं तब जाके वोल्टेज स्टेबल हो रही है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पोर्ट बनना चाहिए PC में, ना ही पोर्ट बन रहा है, ना ही वोल्टेज स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फ़ोन जो है, इसका जो CPU है वो CPU डैमेज हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम जो है CPU को चेंज करते हैं। अगर इसके अंदर eMMC चेंज पॉसिबल है तो CPU चेंज होगी और दूसरी eMMC या फिर उसकी eMMC प्रोग्राम करके उसके अंदर लगेगी, उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक डेड फ़ोन को, जो डबल PM वाले सेट हैं, उनको ईजिली रिपेयर कर सकते हो। इसमें किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया, वही स्टेप आप भी अप्लाई करोगे, जिसकी मदद से आप जो है फ़ोन को रिपेयर कर पाओगे। तो जिस भी भाई का ये फ़ोन था, जिन्होंने कोरियर सेंड किया था हमें, उन्हें ये वीडियो अगर दिखता है, वो वीडियो अगर ये देख पा रहे हैं, तो उन्हें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपकी CPU यहाँ पे जो है डैमेज हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, इसी तरीके की डेड फ़ोन को भी रिपेयर करने का पूरा टेक्निक आप सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक का यूज़ करके किस तरीके से रिपेयर करते हैं, चाहे वो स्कीमेटिक हो या ना हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, या फिर हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको मिलता है। वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप जो है वीडियोस को परचेज कर सकते हो और देख सकते हो, जिसमें आपको टोटल थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस धीरे धीरे उसके अंदर अपडेट किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है एक फ़ोन को, स्मार्टफोन को ईजिली रिपेयर कर पाओगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।